Hello students, welcome back to another video session. You are watching your favorite YouTube channel IIT Jun Tutorial and I am Shubhasish Das. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि स्पेशली जेईई एडवांस पैटर्न के लिए है। तो अभी जो बच्चे जो अभी 2020 के लिए जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो 21 के लिए भी जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रेजेंटली अगर आप क्लास 11 में हैं और आपका अगर करेंट टॉपिक, हालांकि अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आपका टॉपिक अभी लॉज ऑफ मोशन रिलेटेड चैप्टर्स पे आ चुका है तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास में इस वीडियो लेसन में डिस्कस करते हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेट्स बिगिन। वेल सो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन। ये है वो प्रॉब्लम जिसके बारे में हमने कह रहे थे कि ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 3 ब्लॉक इस अरेंजमेंट में दिख रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। इस अरेंजमेंट में नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में अगर एम नॉट और ग्राउंड का जो सरफेस है वो भी कह रहा है स्मूथ है, एम और एम नॉट के बीच में वो भी स्मूथ है, ऐसे केसेस में जनरली एक मास अगर मूव करता है तो दूसरे मास में अगर टोटल स्मूथ सरफेस होता है तो एक रिलेटिव मोशन को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं दिया है। यहाँ कह रहा है कि व्हाट विल बी दिस स्पेसिफिक रेशियो कैपिटल एम टू स्मॉल एम सो दैट एम नॉट डज नॉट मूव। इनिशियली अरेंजमेंट को इस कंडीशन पे छोड़ रहा है। इस कंडीशन पे जब छोड़ा जा रहा है तब कह रहा है कि वो क्या मास रेशियो होना चाहिए कैपिटल एम टू स्मॉल एम सो दैट एम नॉट इज एट रेस्ट। इंटरेस्टिंग है लेकिन सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आपको लॉज ऑफ मोशन का सवाल बने तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली हर एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करें, है ना। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। कह रहा है कि लाइट स्ट्रिंग कनेक्टिंग स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो हम यहाँ पहले इस डायग्राम में भी ड्रॉ करके बताते हैं, है ना। इस डायग्राम वाइज ड्रॉ करके बताते हैं। तो इधर है टी, तो यहाँ भी टी होगा, इधर भी टी। लाइट स्ट्रिंग है, टेंशन थ्रू आउट सेम होना चाहिए, ये पहला बात है, हो गया। अब अगर मैं यहीं एफ बी डी करूँ यानी कि फोर्सेस यानी कि ब्लॉक का वेट को भी रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैपिटल एम जी यहाँ ऐसे होना चाहिए। स्मॉल एम का वेट इज स्मॉल एम जी लाइक दिस। वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। लेकिन जहाँ तक स्मॉल एम का मूव करना, अगर एम नॉट के बारे में दिया है कि एम नॉट इज एट रेस्ट, एम नॉट अगर रेस्ट में है तो यानी कि ये सरफेस भी फिक्स्ड है और ये सरफेस भी फिक्स्ड है, यानी कि स्मॉल एम जो अनमूव्ड इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है तो एब्सोल्यूट मोशन होगा। तो स्मॉल एम का वेट को 2 कंपोनेंट में अगर तोड़ देते हैं तो ज्योमेट्री वाइज ये अगर थीटा है, आपको ये पता होगा ना, ये ज्योमेट्री हम लोग इसके पहले भी कई बार करके देखे हैं। ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो फिर ये 90 माइनस थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इंक्लाइन प्लेन के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर, ये 90, तो ये भी 90, उसमें ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है, थीटा। ठीक है ना। इसी बेसिस पर हम लोग इधर अगर लिखते हैं एम जी, तो एम जी को अगर तोड़ते हैं ऐसे 2 कंपोनेंट में तो दैट इज रीजन वाई इधर वाला फोर्स क्या हो जाता है, एम जी कॉस थीटा। ठीक है। और डाउन द इंक्लाइन प्लेन फोर्स हो जाता है एम जी साइन थीटा। क्लियर है। तो यानी कि इंक्लाइन प्लेन में जो मास है उस मास के लिए इक्वेशन क्या होना चाहिए, आफ्टर रिजॉल्विंग द वेट द फोर्सेस विल बी अवेलेबल टी, दिस इज एम जी साइन थीटा। ठीक है। ये है आपका परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन दैट इज एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऑन स्मॉल एम विल बी दिस वे। दूसरे तरफ इधर जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम का जो मास इधर है, ठीक है, कैपिटल एम मास में वी कैन राइट डाउन
T is upward and capital mg is downward। अगर मैं जैसे क्वेश्चन में दिया है m नॉट इज एट रेस्ट नॉट मूविंग, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये l लेंथ कांस्टेंट है, ये लेंथ कांस्टेंट रहेगा अरेंजमेंट में, यानी ये मूव नहीं करेगा। दिस मच विल रिमेन कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इस पोर्शन का चेंज इस पोर्शन के चेंज के बराबर होगा। इधर जितना चेंज होगा इस पार्ट में भी उतना ही चेंज होना चाहिए, है कि नहीं। दैट मीन्स ये अगर एक एक्सेलरेशन से डाउन द इंक्लाइन मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है तो दिस मास इज गोइंग अप द इंक्लाइन प्लेन विद द एक्सेलरेशन ए, यानी कि मैं इस पे एक्सेलरेशन ए ऊपर लिख सकता हूँ, इस पे एक्सेलरेशन ए वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्री बॉडी डायग्राम। तो रिलेटेड इक्वेशन क्या होगा फॉर कैपिटल एम। कैपिटल एम के लिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम का वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। कैपिटल एम किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड जा रहा है करके ये ऊपर जा रहा है। दिस इज गोइंग डाउनवर्ड एंड दिस इज गोइंग अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो कैपिटल एम जी डाउनवर्ड जाएगा, तो कैपिटल एम जी माइनस टी दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। इक्वेशन 1 किसके लिए, कैपिटल एम ब्लॉक के लिए। दूसरा स्मॉल एम के लिए, फॉर स्मॉल एम, तो स्मॉल एम इज गोइंग अप द इंक्लाइन प्लेन, तो उसके लिए क्या होगा, टी माइनस स्मॉल एम जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 किसको सजेस्ट कर रहा है, स्मॉल एम को, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन जो स्मॉल एम और कैपिटल एम का एब्सोल्यूट ट्रांसलेशनल मोशन लीनियर मोशन को जस्टिफाई कर रहा है। अब एक है कि सभी सरफेस स्मूथ है लेकिन एम नॉट द ट्राइंगुलर वेज इज नॉट मूविंग एट ऑल, तो कोई तो वजह है, बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स होना चाहिए। तो देखें उसका एफबीटी बना के क्या होता है, दिस इज द ट्राइंगुलर वेज का ये एंगल थीटा है, ठीक है। ट्रायंगुलर वेज इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इधर जो पुली है, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पुली से पास करेगा, इस पार्ट में जो टेंशन है T एंड द अनदर टेंशन T, ये दोनों T किस पे काम करेगा, ऑन एम नॉट। यहाँ जो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट किया था, अगर मैं यहाँ लिखूं कि n बराबर एम जी कॉस थीटा, ये लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन इक्वेशन 3। ये कौन सा फोर्स है, ये है बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द वेज इज ऑफरिंग द कॉन्टैक्ट फोर्स n दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स n इसमें भी इधर काम करेगा, दैट n शुड एक्ट ऑन दिस एम नॉट, है ना। दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन। अच्छा, ग्राउंड का भी फोर्स होगा इस पे, एन डैश मान लो, लेकिन उसका हमको जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर एम नॉट का मूवमेंट होना था तो वो किधर होता, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल से तो कोई मतलब नहीं है ना। वर्टिकल में मूव करने का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अगर वो मूव कर सकता था तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड मोशन आने का पॉसिबिलिटी था। अगर नहीं हुआ इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंसिंग है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर बैलेंसिंग है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैन रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स लाइक दिस। ये जो n का फोर्स था, n का फोर्स को हम रिजॉल्व करके ऐसे दिखा सकते हैं, ज्योमेट्रिकली ये थीटा है, सो दिस इज थीटा। तो n का लेफ्टवर्ड कंपोनेंट इज n साइन थीटा, डाउनवर्ड कंपोनेंट इज n कॉस थीटा, ठीक है। इधर ज्योमेट्रिकली अगर ये थीटा है तो यहाँ भी ये थीटा है, तो ये वाला t को भी अगर रिजॉल्व करेंगे, आई विल गेट वन कंपोनेंट दिस वे, अनदर कंपोनेंट दिस वे, तो इधर हो जाएगा t कॉस थीटा और डाउनवर्ड आएगा t साइन थीटा। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो यानी कि प्लैंक के लिए लिख सकते हैं
या वेज कहें उसको, फॉर वेज एम नॉट। ध्यान से देखो, एम नॉट के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो क्या लिखना चाहिए? एम नॉट के लिए लिखना चाहिए देयर आर टू फोर्सेज ऑन द वेज इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन एंड दोज फोर्सेज आर टी प्लस टी कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, इन साइन थीटा। These are the horizontal forces getting balanced by equal in opposite. T plus T cos theta is acting on the wedge m naught rightward direction, और m naught पे m की वजह से जो contact force n आया उसका horizontal component n sin theta should act on it in the leftward direction. तो हमारे पास चार इक्वेशन आ गया, 1 2 3 4। ये चार इक्वेशन को यूज करके हमको कैपिटल M बाई स्मॉल m का रेशियो निकालना है, प्रोवाइडेड मेरे पास थीटा का वैल्यू पता है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, n नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए, a नहीं चाहिए। a तो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि a का तो अननोन पैरामीटर है ना, वो तो हम लोग अपने प्रोसीडिंग्स में लिए हैं। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू मेरे को पता है, साइन थीटा इज 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चार इक्वेशन मिला है ना, ये जो चार इक्वेशन मिला है, ये चारों इक्वेशन से हम रिक्वायर्ड टर्म को ढूंढेंगे। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूंगा तो t को एलिमिनेट करके फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ भी इक्वेशन t है, तो a को एलिमिनेट करते हैं ना। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट डाउन m को, चलो रखते हैं mg माइनस टी बाई एम दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू को लिख सकते हैं ना, a का वैल्यू को इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, mg माइनस टी बाई एम दैट इज इक्वल टू t माइनस स्मॉल mg साइन थीटा बाई m। Further we can simplify t taking common 1 by capital M plus 1 by small m। ठीक है, that is equal to we can write down t के अलावा जो पार्ट है that is g plus g sin थीटा। बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो t बाई एम और ये t बाई एम को मैं एक साथ तरफ लाया और इसको इधर लेके आया, तो इधर mg बाई एम में g रहा और ये जब इधर आया तो दैट इज प्लस g साइन थीटा। तो ये एक रिलेशन आया जो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिमूव करके ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सवाल है इक्वेशन 4 से देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 से t को फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं। t कैन बी रिटेन n साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो t का ये वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, n साइन थीटा डिवाइडेड बाई, समझ रहे हो ना, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा है, n साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा दैट इनटू m प्लस m डिवाइडेड बाई m इंटू m इक्वल्स टू g इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ सब कुछ है एक्सेप्ट n की जगह फ्रॉम इक्वेशन 3 आई कैन पुट स्मॉल mg कॉस थीटा। ठीक है, तो वो वैल्यू बैठाएंगे तो देखो स्मॉल mg कॉस थीटा दैट इनटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई m इंटू m दैट इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल g को कैंसिल करूँ और फिर मेरे को चूँकि, अच्छा यहाँ से देखो ये स्मॉल m और यहाँ से भी मैं एक स्मॉल m कैंसिल कर सकता हूँ। देन फाइनली हमारे पास जो रहता है ये डायग्राम, ये तो काम हो गया, यू माइट हैव रिटन दिस, मस्ट हैव रिटन दिस। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ
तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर सिर्फ मैं इसको रखूं कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, रेस्ट टर्म को उधर लेके जाऊं तो होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये जो टर्म है कॉस थीटा साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखो साइन थीटा का वैल्यू मेरे को पता है 3/5, तो साइन थीटा जब 3/5 होता है तो करस्पॉन्डिंग कॉस थीटा होता है 4/5। तो वैल्यू बैठा दो 1 प्लस 3/5 इंटू 1 प्लस 4/5 होल डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू 3/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 8 इंटू 9 और नीचे का इधर 5 इंटू 5 और ऊपर 5 इंटू 5 कट जाएगा तो होगा 8 इंटू 9/12। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया कैपिटल M बाई कैपिटल M इज 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 6। ठीक है, ये आ गया 6, यानी कि स्मॉल m बाई कैपिटल M इज कमिंग 5। सो रेसिप्रोकेट कर देंगे, द रिक्वायर्ड वैल्यू कैपिटल M बाई स्मॉल m is 1/5. This is the ratio we required to know the value. यही हमको पता करना था. This is the required ratio what we wanted to know from this, such that in this question m0, that is the mass of the wedge, remains unmoved in spite of all the surfaces given here are the smooth surface. Only small m and connecting other block capital M, they are moving with the common acceleration. Capital M taken to be the heavier block moving downward, small m is going upward and the m0 remains unmoved. तो ये था एक बहुत ही सिंप्लीफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं था। जो जनरल कॉन्सेप्ट है वही जनरल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन राइटिंग, प्रॉपर इक्वेशन राइटिंग इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक है, मेन क्लू है इसको सॉल्व करने का। प्रॉपर इक्वेशन राइटिंग विद द प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर आप ये सीख लिए हैं इस प्रॉब्लम से, तो आप इस तरह का बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत सिंपल तरीके से कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं, और मैं यही चाहता हूँ। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, थैंक यू।